बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है जीन लीकेज के बारे में। बच्चे ये जो टॉपिक है और इससे पहले हमने जो डोमिनेंस रिलेशनशिप पढ़े हैं, ये सारे के सारे मेंडल लॉ ऑफ जेनेटिक्स उसकी एक्सप्लेनेशन है कि आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन किया गया। आपको ये मालूम है कि जो मेंडल साइंसदान थे, इन्होंने बच्चे जो अपना वर्क था वो 1865 के अंदर पेश किया था। 1866 के अंदर वो जो वर्क था वो पब्लिश हुआ था। बच्चे जब उन्होंने अपना जेनेटिक्स के ऊपर वर्क को पेश किया तो उसको निगलेक्ट कर दिया गया, यानी कि उसको कंसीडर नहीं किया गया। उसको कंसीडर तकरीबन 34 साल तक उसको निगलेक्ट किया गया। और 1900 की अगर मैं बात करूं, उसके बाद इस पे फर्दर एक्सप्लेनेशन की गई और मेंडल का जो वर्क था उसको एक्सप्लेन किया गया। तो 34 साल उसके वर्क को निगलेक्ट किया गया था। बच्चे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसने जो क्लासिकल जेनेटिक्स है उसकी बुनियाद रखी थी। तो ये उसका वर्क था जो कि 34 साल था, वो निगलेक्ट किया गया। आगे बच्चे मैं बात करूंगा आज के टॉपिक के बारे में, जिसका टाइटल है जीन लिंकेज के बारे में। बच्चे पहले इसको इंडिविजुअली तौर पर देख लें कि जीन क्या होती है और लिंकेज क्या होता है। बच्चे आपको पता है कि जीन्स हम कहते हैं पार्ट ऑफ डीएनए या डीएनए का जो पार्ट होता है। और आपको ये भी मालूम है एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या खसूसियात होती हैं वो जीन्स कंट्रोल करती हैं। जब हम बात करते हैं लिंकेज की, तो बच्चे लिंक का मतलब होता है अटैच होना, जुड़े रहना। तो अटैचमेंट को हम नाम देते हैं लिंकेज का। अब हम जीन लिंकेज को डिफाइन करते हैं। तो बच्चे हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं, व्हेन जीन आर लिंक्ड, कि जब जीन्स आपस में जुड़ी हुई होंगी, टुगेदर, आपस में, ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर, तो उसको हम नाम देंगे जीन लिंकेज का। क्योंकि आपको ये मालूम है कि जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर स्टे करती हैं या उसके ऊपर मौजूद होती हैं। यहाँ बच्चे हमने एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ किया है। मिसाल के तौर पर ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से जीन है वो इनकोड है। मैंने लिखा ABCD। ए एक अलग जीन है, बी एक अलग जीन है, सी एक अलग जीन है और डी एक अलग जीन है। ये चारों की चारों जीन्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रही हैं। तो बच्चे जीन लिंकेज से एक्चुअली मुराद क्या है और इसका मतलब क्या है और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बच्चे आपको पता है कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो इसमें 1000 ऑफ जीन्स है वो मौजूद होती हैं, 1000 ऑफ जीन्स मौजूद है। लेकिन क्रोमोसोम की जो तादाद होती है किसी भी इंडिविजुअल या स्पीशीज के अंदर, वो बच्चे क्या होती है, फिक्स होती है। क्रोमोसोम की तादाद क्या है, फिक्स है। मिसाल के तौर पर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जीन्स की तादाद क्या है, बहुत ज्यादा है, 1000 है। कुछ बुक्स के अंदर 80,000 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर 60, कुछ के अंदर 1 लाख और कुछ बुक्स के अंदर 120, यानी कि 1,20,000 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ क्रोमोसोम की तादाद तो फिक्स होती है लेकिन जीन्स की तादाद बहुत ज्यादा है। तो बच्चे होगा क्या, एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ज्यादा जीन्स है वो मौजूद होंगी। तो उस अटैचमेंट को हम नाम देंगे जीन लिंकेज का, कि एक जीन है वो दूसरी जीन्स के साथ आपस में लिंक्ड होंगी। इसके बाद बच्चे मैं लिंकेज ग्रुप के बारे में बताऊंगा और फिर हम इसके इफेक्ट की बात करेंगे और इसके साइड इफेक्ट की भी बात करेंगे। बच्चे लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या है? अब यहाँ देखें कि मैंने 3 से 4 जीन्स है वो लिखी हुई हैं। बच्चे जीन लिंकेज ग्रुप से मुराद ये होता है कि व्हेन 2 और मोर जीन्स लिंक टुगेदर, कि जब 2 या 2 से ज्यादा जीन्स है वो आपस में लिंक्ड होंगी एक ग्रुप की फॉर्म में, एक गुच्छे की फॉर्म में, तो बच्चे उसे हम नाम देंगे लिंकेज ग्रुप का। मिसाल के तौर पर इधर मैं लिख देता हूं ABCD। तो बच्चे ये देखो कि एक ग्रुप बन गया है, एक गुच्छा बन गया है। ठीक यही गुच्छा इधर है।
तो इसको मैं नाम दूंगा लिंकेज ग्रुप का, कि जब दो या दो से ज्यादा जीन्स आपस में एक गुच्छे की फॉर्म में या एक स्पेसिफिक साइट पे मौजूद होंगी तो उसे हम नाम देंगे लिंकेज ग्रुप का। बच्चे इस टॉपिक को मैं थोड़ा मेंडल के साथ अटैच करना चाहूंगा। बच्चे आपने इससे पहले पाइजम सैटिवम के ऊपर मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में पढ़ा। पाइजम सैटिवम ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। बच्चे वहां हमने डिस्कस किया था कि मेंडल ने 7 करैक्टर को स्टडी किया था पाइजम सैटिवम के, पी प्लांट के। अब बच्चे हैरत वाली बात यह है कि जब मेंडल ने अपने लॉ पेश किए तो उस वक्त जीन लिंकेज का कॉन्सेप्ट या जीन लिंकेज के बारे में उसने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब मेंडल पाइजम सैटिवम को डिस्कस कर रहा था तो जीन लिंकेज का जो इफेक्ट है वो अपेयर ही नहीं हुआ था, वो सामने आया ही नहीं था। अगर बच्चे ये उस वक्त जीन लिंकेज का कॉन्सेप्ट मेंडल के सामने आ जाता तो मेंडल कभी भी अपने लॉ है वो पेश नहीं कर सकता था। ठीक है, तो पाइजम सैटिवम के बारे में ये कहा जाता है कि जो 7 करैक्टर होते हैं वो मोस्टली 4 क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। कि ज्यादातर ये सोचा जाता है ये 4 क्रोमोसोम के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं। ये 4 के 4 या 7 के 7 जो करैक्टर हैं वो एक क्रोमोसोम के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं। वो किस फॉर्म में होंगे? वो बच्चे जीन लिंकेज की फॉर्म में होंगे। जैसे अभी हमने बात की कि जीन्स होती हैं वो आपस में क्या होंगी? लिंक्ड होंगी। अब बच्चे मैं इसका इफेक्ट बताऊंगा और आगे इसके साइड इफेक्ट भी बताएंगे कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। बच्चे अब ये देखें कि मिसाल के तौर पर ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर क्या है? जीन है वो आपस में अटैच है, जैसे हमने यहां लिखा था ABCD। बच्चे आपने क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। किसके? क्रोमोसोम के। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि ये क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो दूसरे इंडिविजुअल के अंदर एक्सचेंज हो गया है। तो बच्चे अब यहां देखें कि ABCD चारों की चारों जीन्स हैं वो कलेक्टिवली ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली तौर पर अलग नहीं हुई बल्कि क्या हुआ? ग्रुप की फॉर्म में चली गई है। जबकि हमने मेंडल लॉ में ये पढ़ा था कि जो जीन्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली तौर पर एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज तब सामने आ जाती तो मेंडल उन लॉ को पेश नहीं कर सकता था। अब बच्चे ये देखिए मैंने 4 जीन्स के बारे में लिखा ABCD। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि जो B जीन है ये स्किन के कलर को डिटरमिन करने के लिए है, स्किन के कलर को। C जीन्स है ये आई के कलर को है, और D है ये मैं कह देता हूं कि बालों के कलर को डिटरमिन करने के लिए। A जीन्स के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं कहा। मिसाल के तौर पर A जीन्स है ये किसी डिसऑर्डर की है, कलर ब्लाइंडनेस की है, हीमोफीलिया की है, एनीमिया की है, कोई भी डिसऑर्डर की आप एग्जांपल ले लें। बच्चे होगा क्या कि जब ये गुच्छा जाएगा तो इसके साथ ये डिसऑर्डर वाली जीन्स भी चली जाएगी। तो ये इसका क्या हुआ? इफेक्ट हुआ, जो इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो होता क्या है कि जीन लिंकेज में कभी भी सेपरेशन नहीं हो पाती, कि जीन्स होती हैं वो ग्रुप की फॉर्म में चली जाती हैं। तो होगा क्या कि इस तरह डिसऑर्डर के ट्रांसफर होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसके मैं डिसएडवांटेज या साइड इफेक्ट की बात करूंगा। साइड इफेक्ट की बात कर लें या नेगेटिव इफेक्ट भी आप इसे लिख सकते हैं। बच्चे होगा क्या, जब हमने बात की थी कि अगर जीन्स इंडिपेंडेंटली तौर पर सेग्रीगेट होती हैं, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं ABCD। ठीक, इधर लिख लेता हूं ABCD। अगर बच्चे A अलहदा चली जाएगी, B अलहदा चली जाएगी, C अलहदा चली जाएगी, D अलहदा चली जाएगी, तो बच्चे आगे क्या होगा? इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा होंगे। इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन या तब्दीली, क्योंकि यहां जब अलहदा अलहदा जाएंगी तो जीन्स के अंदर क्या आ जाएगी? शफलिंग आ जाएगी। जीन के अंदर शफलिंग आ जाएगी। तो जब शफलिंग आएगी तो हमारे पास न्यू रिकम्बिनेशन बनेंगे।
न्यू रिकम्बिनेशन बनेंगे। तो इंडिविजुअल के अंदर क्या आ जाएंगी, वेरिएशन, तब्दीलियां आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये सारी की सारी जीन्स क्या है कि ग्रुप की फॉर्म में चली गई, ग्रुप या जीन लिंकेज या लिंकेज ग्रुप की फॉर्म में चली गई, तो बच्चे होगा क्या कि सारी जीन जिस तरह पेरेंट के अंदर मौजूद थी वैसे ही क्या है डॉटर सेल्स के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी। जब डॉटर सेल्स के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि नो शफलिंग या रीशफलिंग, आप कह लें कि किसी भी किस्म की रीशफलिंग नहीं होगी। जब शफलिंग ही नहीं होगी तो हमारे पास न्यू रिकम्बिनेशन भी नहीं बनेंगे। तो जब न्यू रिकम्बिनेशन ही नहीं बने तो अगले इंडिविजुअल के अंदर किसी भी किस्म की वेरिएशन नहीं आएगी। तो जिस तरह पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर थे उसी तरह क्या होगा, डॉटर के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल के अंदर किसी भी किस्म की वेरिएशन नहीं होगी। बच्चे हाँ, ये सम टाइम्स क्या होता है, बेनिफिशियल हो सकती है, सम टाइम बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इंडिपेंडेंटली तौर पर असोर्ट, अगर मैं कहूँ ना जीन लिंकेज के ग्रुप की मैं बात करूं तो बच्चे इसके अंदर और मेंडल के जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, दोनों के अंदर क्लियर कट डिफरेंस मौजूद है कि इनके दरमियान कंट्रोवर्सी है वो मौजूद होती है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के मुताबिक किसी भी करैक्टर को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स होती हैं या अलील होती हैं वो इंडिपेंडेंटली तौर पर सेग्रीगेट होती हैं। लेकिन यहां हमने ये देखा कि जो जीन्स ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होती हैं वो पूरा का पूरा क्लस्टर ही आगे चला जाता है। तो इस तरह जानदारों के अंदर वेरिएशंस हैं वो नहीं आएंगी, बल्कि क्या है कि जो डॉटर सेल बनते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसे होंगे, पेरेंट्स जैसे होंगे। तो ये बच्चे छोटा सा टॉपिक है जीन लिंकेज के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है मेंडल लॉ की। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।